स्टार्ट। अपन ने ये 500 रिटायरमेंट बेनिफिट कवर किए थे। पहला था ग्रेचुइटी। अपन ने ग्रेचुइटी कवर किया था। ग्रेचुइटी का लिमिट वगैरह आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। एक तो होना है मैक्सिमम अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा मैक्सिमम कितना एग्जाम्पशन में, एक तो अमाउंट रिसीव्ड, एक मैक्सिमम कितना था ग्रेचुइटी यदि एक्ट अप्लीकेबल होता है तो। ग्रेचुइटी में दो कंडीशंस है, एक तो अमाउंट रिसीव्ड, ये तो सब में आना है। मैक्सिमम लिमिट है इसका 20 lakhs। और ग्रेचुइटी जब अप्लाई होता है तो हर ईयर का आपका ये आधा मंथ का सैलरी, सैलरी का एवरेज कैसे होता है 15 डिवाइड बाई 26। इसमें कंप्लीट ईयर लिया जाता है या पार्ट ऑफ द ईयर को एक ईयर माना जा सकता है यदि वो 6 मंथ से ज्यादा हो तो। ग्रेचुइटी दो, एक तो ग्रेचुइटी एक्ट जिस पे अप्लीकेबल होता है। ग्रेचुइटी किस पे अप्लीकेबल होता है, जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहां ग्रेचुइटी अप्लीकेबल होता है। तो जहां ग्रेचुइटी अप्लीकेबल है वहां सिंपल आपको मैक्सिमम 20 lakhs का लिमिट मिलता है। ये अपन ने डिस्कस किया था। समरी में ही चलते बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। ये अपन ने पहला क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें अपन को ये समझा था कि ग्रेचुइटी, हाँ राजू जी आपका आंसर परफेक्ट है। तो पहले क्लास लेक्चर 1 में अपन ने ये डिस्कस किया था ग्रेचुइटी का अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ है अपन को, और यदि ग्रेचुइटी एक्ट लगता है तो कंडीशन 1 15 डिवाइड बाई 26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो लास्ट में उसको सैलरी मिला है उसका एवरेज किया जाएगा। 15 दिन का सैलरी कितना होता है और जितना साल उसने काम किया है वो उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मान लो किसी ने काम किया 20 साल 3 महीने, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 20 साल 3 महीने किसी ने काम किया है तो मल्टीप्लाई कितने से होगा यदि ग्रेचुइटी एक्ट उस पर अप्लाई होता है तो। आप लोग मेरे को बताइए। यदि कोई पर्सन 20 साल 3 महीने कहीं पे काम किया उसके बाद वो रिटायर होता है, 20 ईयर्स ही उसका काउंट होगा। क्योंकि 6 मंथ से ज्यादा होता तो 21 ईयर हो सकता है, लेकिन 6 मंथ से कम है लास्ट में तो 20 ईयर्स ही होगा। ओके, आप लोगों का आंसर परफेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या डीए इंक्लूड किया जाएगा चाहे वो पार्ट ऑफ द सैलरी हो या ना हो। मतलब जहाँ ग्रेजुएटी एक्ट अप्लाई होता है वो कंडीशन 1 में अपन ने मेंशन कर रखा है, तो क्या इंक्लूड होगा डीए। डीए ऑब्वियसली है इसमें इंक्लूड होगा, चाहे वो पार्ट ऑफ सैलरी हो या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पार्ट ऑफ सैलरी नहीं हो, फिर भी वो इंक्लूड होगा यहाँ पे।
और कंडीशन 2 है जहाँ ग्रेजुएटी एक्ट अप्लीकेबल नहीं है, वहां पे क्या होगा, वही हाफ सैलरी तो होगा, लेकिन यहाँ 1/2 हो जाएगा, मतलब 50% हो जाएगा किसका, लास्ट 10 मंथ सैलरी का। जो लास्ट में 10 मंथ में जो सैलरी मिला उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एवरेज करके। और इसमें पूरा कंप्लीटेड ईयर लिया जाता है। इसमें मान लो 20 साल 9 महीने भी हुआ है तो 20 साल ही लिया जाएगा। और इस केस में मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है, 10 lakhs होता है। ये अपन ने पूरा समझा डिटेल में। उसके बाद पेंशन में भी दो तरह का होता है, एक तो होता है पीरियोडिक बेस पे पेंशन मिल रहा है, कि आपको मंथली बेस पे 5,000 10,000 20 जो भी मिल रहा है वो टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। लेकिन जब आपको एक्यूमुलेटिव एक साथ पेंशन मिलता है, आप एक साथ पेंशन लेते हो, तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो पूरा एग्जेम्प्ट है, और जो प्राइवेट एम्प्लॉय वगैरह है उनको क्या होगा, यदि ग्रेजुएटी का भी बेनिफिट वो लेते हैं तो 1/3 मिलेगा उनको, और यदि ग्रेजुएटी का बेनिफिट नहीं लेते तो 50% उनको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी उसका टैक्सेबल होगा। मान लेते हैं कि कोई पेंशन का एक्यूमुलेटेड 2.5 लाख रुपया रिसीव करता है, और उस पर ग्रेजुएटी एक्ट अप्लाई नहीं होता, मतलब ग्रेजुएटी का बेनिफिट्स वो नहीं लेता है, तो कितना एग्जिट होगा उसका, 50%। सिंपल सा बात, 1,25,000 उसका एग्जिट हो जाता है। और यदि ग्रेजुएट पेंशन किसको मिलता है, उसके बनने के बाद उसको फैमिली को मिलता है, तो उस केस में वो इनकम कहाँ का होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का होगा, क्योंकि जो पर्सन जिसको मिल रहा है उसने तो कोई काम नहीं किया ना, उसने तो कोई वहां पे एम्प्लॉयमेंट किया नहीं, तो इस वजह से उसका इनकम कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसका क्या मैक्सिमम डिडक्शन है, कितना मिल सकता है, आइडिया आप लोगों को। यदि ये 2.5 लाख रुपया किसी को मिलता, उसकी फैमिली को मिलता आफ्टर उसकी डेथ के, तो इस केस में कितना मैक्सिमम उसको डिडक्शन मिलता। राजू जी बोल रहे नॉन टैक्सेबल, लक्ष्मी बोल रहे मैक्सिमम 15,000 का डिडक्शन मिलता है। अपन ने देखा था पेंशन में यदि घर वालों को भी मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है नॉर्मल केस में। यदि वही पेंशन आर्म फोर्स वगैरह के केस में होगा तो उस केस में वो नहीं मिलता, वो एग्जेम्प्ट होता है। तो मैक्सिमम 15,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, या 1/3, और 15,000 विच एवरेज लोअर, तो 2.5 लाख का 1/3 कितना होता है, लगभग 80,000 83,333 होता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि 15,000 का मतलब 15,000 का उसको एग्जामेशन मिलेगा, बाकी सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में अपन ने समझा था लिव इन केस, कि अपन क्या करते हैं कि चिंतामणि अपना टाइटल है यहाँ का, चिंतामणि बहुत डेडिकेटेड था वर्क के लिए, तो छुट्टी कम लेता है, और वो पैसा जो भी एक्स्ट्रा काम करता है वो अभी ले नहीं रहा। यदि वो जो भी, मतलब किसी इंसान को 30 डेज लीव असाइन है साल भर में, लेकिन वो 30 डेज लीव नहीं लेता, काम करता है, और उसका पैसा वो रिटायरमेंट के बाद क्लेम करता है, तब ये एग्जम्पशन है। यदि वो ईयरली बेसिस पे उसको मिलता रहेगा, सर्विस के अंदर मिलता रहेगा तो सारा टैक्सेबल है, लेकिन वो उसको एक्यूमुलेशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद, तब उसका ये एग्जम्पशन की अपन बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट जो मिला मैक्सिमम 3 लाख है, और उसका 10 महीने का एवरेज सैलरी देखा जाता है। एवरेज सैलरी निकाला जाएगा पहले 10 मंथ का, इनटू क्या किया जाएगा 10, मतलब कि 10 महीने का उसका सैलरी क्या है होता है, वो मैक्सिमम है। और दूसरा, एक्यूमुलेशन से जितना उसने अपना एक्यूमुलेट किया है छुट्टियां, उससे वो कितना अमाउंट बन रहा है, एवरेज सैलरी से वो कितना अमाउंट बन रहा है। मतलब कि मान लेते हैं कि कंपनी कितना भी छुट्टी दे, 45 दिन दे, 60 दिन दे, तो क्या ले देंगे मैक्सिमम 30 डेज, उसमें से उसने कितना दिन छुट्टी लिया वो लेस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना कंप्लीट ईयर उसने काम किया। उससे जो दिन आते हैं उसको महीने में कन्वर्ट करके अपन क्या करेंगे, एवरेज मंथ का जो अपन निकाला था एएमएस, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इससे सबसे कम होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। थोड़ा फास्ट जा रहा है क्योंकि ये सारा क्लास में हो चुका है, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा तो हो सकता है वो पहला लेक्चर देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद आता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, कि आपका मन हो गया कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट होने का, या एम्प्लॉयर को लग रहा है इतना तो काम नहीं है कि बहुतों को वॉलेंट्री रिटायर कर दे, तो इस केस में ये बेनिफिट है। ये वॉलंटरी रिटायरमेंट का बेनिफिट कहाँ मिलता है, और जितना भी गवर्नमेंट एंटिटी वगैरह है वहीं पे ये बेनिफिट मिलता है, बाकी प्राइवेट एंटिटी में ये बेनिफिट नहीं मिलता। इसका कंडीशन क्या, कम से कम वो क्या करना चाहिए, 10 साल तो काम करना चाहिए, उसका एज कितना हो जाना चाहिए, 40 अबव होना चाहिए, इससे पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं होता।
ऑल इंडिया अमाउंट मैक्सिमम कितना है, 5 लाख है, और जो अमाउंट उसको मिला वो, और जितना साल उसने काम किया हर साल का 3 महीने का सैलरी। और जब वो रिटायर हुआ उसके पहले जितना टाइम बाकी बचा उसका, रिटायरमेंट मतलब 40 में हुआ, 60 ईयर मतलब 20 साल और काम बनता है, उसका कितना टोटल होता है। तो जो भी इसमें लिस्ट होगा वो उसको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। और रिट्रेसमेंट कमीशन मतलब कंपनसेशन, किसी को निकाल दिया गया उसका कंपनसेशन है, ये वर्कर वर्कमैन वगैरह को मिलता है। जहाँ पे 3 तरह की कैटेगरी देखे थे अपन, जो मंथली काम करते हैं, वीकली काम करते हैं, पर डे का काम करते हैं। तो अपन को 15 एवरेज सैलरी निकालना 15 डेज का। वो कैसे निकालते हैं, वही जो अपना ग्रेजुएटी वर्क होगा 15/26। अब क्या होगा, जो मंथली काम कर रहा है तो 3 मंथ ले जाता है, वीकली काम किया 4 वीक का सैलरी लिया जाता है एवरेज, और यदि वो पर डे काम करता है तो 12 डेज का उसका सैलरी का एवरेज दिया जाता है। उस हिसाब से अपन निकालेंगे, और जितना साल उसने काम किया फुल ईयर उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। होप सो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। जिनको अभी ये नहीं समझ में आ रहा है, जो नए हैं वो क्या करेंगे, पहले सैलरी का लेक्चर 1 देखेंगे, उसके बाद इसको वापस रिवाइज करेंगे तो बेटर वे में इसको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये अपन ने लेक्चर 1 में पूरा कंप्लीट किया था। फिर लेक्चर 2 में अपन ने सैलरी में काफी सारे एग्जम्पन्स कवर की थी, वहाँ पे क्या अलाउंस की कवर की थी, सेक्शन 10(14)A का प्लस 13(10)(13)A एचआर अलाउंस। तो आप लोगों को एचआर अलाउंस याद है, हाउस रेंट अलाउंस, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट और हर इंसान को मिलता है एचआर। तो उसका क्या कंडीशन था आप लोगों को याद है? तो आप लोग बताइए, जिन जिन को याद है एचआरए का क्या था अपना कंडीशन। 654,321, ये हैंड रेज कर रहे हैं, कोई क्वेरी है आपका? कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मेरे को ज्यादा बेटर वे समझ में आ जाएगा। लक्ष्मी का आंसर आ चुका है, जो अमाउंट मेरे को मिला एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, मतलब जितना मैं रेंट पे कर रहा हूँ 10% सैलरी से ज्यादा कितना, वो अमाउंट कितना है। और 50% इन केस ऑफ, 50% क्या होता है इन केस ऑफ मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटीज क्या माना गया, सिर्फ 4 माना गया अपने यहाँ पे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यहाँ पे तो मैक्सिमम कितना हो सकता है सैलरी का, 50%। अदर सिटीज में कितना होगा, 40%। इस तरह से कैलकुलेशन करके भी अपन एक सम में भी देखा था कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। उसके बाद में अपन ने 12 अलग अलग तरह के क्या देखे थे, अलाउंस देखे थे। जहाँ पे एक तो था कॉमन अलाउंस जो सभी को मिलता है, एक था एरिया बेस्ड अलाउंस, एक था आर्म फोर्स का अलाउंस। तो एरिया बेस्ड अलाउंस में अपन ने 4 अलाउंस देखे थे, कॉमन में भी अपन ने 4 देखे थे, और 4 ही अपन देखे थे आर्म फोर्स के केसेस में। तो आप मेरे को पहले कॉमन एरिया में अपन ने जो जो अलाउंस देखे थे वो उनके नाम लिख के दीजिए तो बेटर रहेगा। लक्ष्मी, नेहा ही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। सत्यम और मुराद, आपने लेक्चर वगैरह देखा है तो आपको भी आंसर करना चाहिए। जितना आप लोग बार बार में पार्टिसिपेट करोगे उतना ही आप लोगों को याद रहने में आसानी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में मेमोराइज करने की चीज ज्यादा है। अंडरस्टैंड भी करना लेकिन मेमोराइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंडीशन वो दे रखा है उनको अपन को समझना ही पड़ेगा। नेहा का आंसर आ चुका है, एडुकेशन था, हॉस्टल था, ट्रांसपोर्ट था, और ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय, ट्रांसपोर्टर एम्प्लॉयज। तो एडुकेशन में कितना था, 100 रुपीज फॉर 2 चिल्ड्रन, मतलब 100 रुपया 2 बच्चों तक मैक्सिमम मिल सकता है आपको ये अलाउंस। और हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज पर चाइल्ड फॉर 2 चाइल्ड। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस का जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। वो सिर्फ मिलेगा हैंडीकेप पर्सन को, वो भी कितना मिलेगा, याद है आप लोगों को कितना मिलेगा? नेहा का आंसर परफेक्ट आया है, 3,200 रुपया मिलेगा। उसके बाद चौथा था अपना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं एम्प्लॉय, वो उनको क्या है, तो उनको जो भी डेली अलाउंस मिलता है ड्यूटी कंप्लीट करने के लिए उसका मैक्सिमम 70% और 10,000 विच एवर इज लोअर।
ये था अपना कॉमन अलाउंस। उसके बाद आया एरिया बेस अलाउंस। एरिया बेस अलाउंस में क्या क्या अलाउंस थे? अपन का शॉर्ट फॉर्म क्या था आप लोगों को याद है? एरिया बेस अलाउंस का अपना एक कीवर्ड था। लक्ष्मी परफेक्ट बता रही है, टब इन हिली एरिया। नेहा भी परफेक्ट है, टब इन हिली एरिया। हिली एरिया। चलो, तो आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है हिली एरिया में कितना मिलता है। जो मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 800 मिलता है। बाकी सियाचिन में ये 7,000 रुपीज तक मिलता है। अदर में ये 300 मिलता है। एरिया बेस्ड अलाउंस जो बॉर्डर एरिया है उसके इसमें 200 से लेके 1300 डिपेंड करता है कौन सा आप बॉर्डर के पास में रहते हो। उसका बहुत लंबा लिस्ट है और उसका लोकेशन वाइज लिस्ट है, तो वो आपको रूल 2BB में ही देखना पड़ेगा यदि आपको रेलिवेंटली यूज होता है। तो कहीं पे यदि आप काम कर रहे हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, उस केस में यदि कुछ मिल रहा है तो वो आपको रूल 2BB में ही देखना पड़ेगा। उसके बाद अपन ने देखा था अंडरग्राउंड अलाउंस। यू से तो क्या हुआ अंडरग्राउंड। ये माइंस वगैरह में जो एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं उनके लिए अलाउंस होता है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन थोड़ा टफ है काम करने के लिए, तो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है 800 रुपीज पर डे पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद था अपना देहाती एरिया। वहाँ पे कितना मैक्सिमम अलाउंस था? 200 रुपीज, 200 रुपये तक मैक्सिमम वहाँ पे अलाउंस मिलता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? ट्राइबल एरिया अलाउंस। चलिए, उसके बाद अपन ने देखा था आर्म फोर्स को भी कुछ अलाउंस एक्स्ट्रा मिलते हैं। वो अलाउंस क्या था? उनको 4 अलाउंस देखे थे अपन लोगों ने। एक तो हाईली एल्टीट्यूड एरिया, मतलब कि जो समंदर तल से बहुत ऊंचाई पे है, वहां पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक 9,000 से 15,000 स्क्वायर फीट का ऊंचाई और दूसरा 15,000 से अबव। जहाँ 15,000 से अबव है वहाँ पे 1,600 रुपये का एग्जामेशन था, और जहाँ 9,000 से 15,000 था वहाँ पे कितना था? 1,060 रुपये का एग्जामेशन था। हाईली एक्टिव एरिया कि मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है वहाँ पे, ऐसे एरिया में कितना अलाउंस था? 4,200 रुपया। उसके बाद आया था अपना आइलैंड अलाउंस, मतलब कि कोई अंडमान निकोबार वगैरह काला पानी की सजा वाला एरिया में जो लोग लोकेटेड है आर्म फोर्स वाले, उनको कितना मिलता है? 3250, 3250 रुपये का एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। इसके अलावा एक अलाउंस था कि आप परमानेंट लोकेशन से जहाँ भी हो उसको इसके अलावा कहीं आपको और अलोकेट कर दिया जाता है सम टाइम के लिए, तो उस केस में अलाउंस होता है काउंटर अलाउंस। काउंटर सर्वेलेंस अलाउंस करके नाम था शायद उसका। तो वहाँ पे अलाउंस का आपको मिलता है 3,900। ये अपन ने लास्ट क्लास में सारा कवर किया था। होप सो आप लोगों को याद हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं। मैं एक बार इसके आगे वाला भी आपको दिखा देता हूँ चार्ट वगैरह। ये अपने सैलरी का ड्यू बेसिस पे एक्चुअल बेसिस पे पड़ा था। हाउस रेंट अलाउंस पड़ा था जो आप लोगों ने सारा बता ही दिया है। उसके बाद कॉमन अलाउंस, इसमें तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। की था इसका STC, स्पेशल अलाउंस किसके? एरिया बेस, जो अपन ने अभी कवर किया हिली एरिया। 800 को मिलता है कहाँ? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और HPNP, HPUP, HP मतलब हिमाचल प्रदेश। और सियाचिन के कुछ इलाकों में कितना मिलता है? 7,000। और बाकी अदर स्टेट में 1,000 मीटर से ऊपर है तो 300 रुपये। बॉर्डर एरिया अलाउंस 200 से 1,300 रुपये अपन ने डिस्कस किया था, लेकिन ये इसका जो लिस्ट है आपको 200 1300 बाइफरकेट करने का बहुत यूज है, जो रेलिवेंट नहीं है किसी भी एंगल से कवर करना। यदि फिर भी आप लोगों को कभी काम करते हुए काम आता है तो आप रूल 2BB फॉलो कर लोगे उसके। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 रुपीज मिलता है। उसके बाद लास्ट आता है अपना ट्राइबल एरिया अलाउंस, 200 रुपया मैक्सिमम मिलता है आपको। कौन से इलाकों में मिलता है वो इसका भी लिस्ट आपको है यहाँ पे। तमिल तेलंगाना, तमिलनाडु वगैरह, MP, वेस्ट बंगाल, बिहार, UP,
इसके बाद आता है अपना आर्म फोर्स अलाउंस। हाई एल्टीट्यूड एरिया हो गया, उसके बाद हाईली एक्टिव फील्ड एरिया हो गया, उसके बाद आइलैंड अलाउंस हो गया, उसके बाद लास्ट आ गया आपका काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस। इस तरह से अपन ने पूरा कवर किया था लास्ट क्लास में। इसका कीवर्ड है, ये आप लोग जब देखोगे पीपीटी वगैरह तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन अभी अपन ने सोल्व किया था। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो कि आपको एक्सपेंस के हिसाब से मिलते हैं। आप ऑफिस जाते हो, अब ऑफिस से कोई आपको क्लाइंट ऑफिस भेज देता है, तो उस केस में जो अलाउंस मिलेगा वो क्या आपका टैक्सेबल होना चाहिए? ये आपके साथ हेल्पर भेज देता है जिसको जिसका पेमेंट वगैरह आप करते हो, फिर आपको ऑफिस वाला पेमेंट कर देता है। या आपका एक यूनिफॉर्म है वगैरह वगैरह, वो ऑफिस ही देता है आपको, क्या वो सारे अलाउंस आपका टैक्सेबल होना चाहिए? तो ये वो अलाउंस है जो ऑफिस बियर करता है, तो उतने अमाउंट तक ही आपको अलाउड होंगे जितना अमाउंट तक आप उसको खर्च दिए। यदि आप खर्च नहीं करते हो, बचा लेते हो, मान लो आपको ट्रेवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस, मतलब क्या हुआ कि ऑफिस जाने के बाद, ऑफिस तक जाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो टैक्सेबल है, लेकिन ऑफिस जाने के बाद क्लाइंट ऑफिस जाना हो गया या आउट स्टेशन कहीं पे जाना हो गया या आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर के समय में जो भी पैसा लग रहा है उस केस में आप पूरा जो एक्सपेंडिचर की हो ना, उतना तक ही वो क्या मिलेगा आपको, उसका क्या मिलेगा आपको, छूट मिलेगा। यदि उससे ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। ये आपको समझ में आ गया ट्रेवलिंग एंड ट्रांसफर। ये ट्रेवलिंग कौन सा, ऑफिस पहुंचने के बाद वाला ट्रेवलिंग। ऑफिस तक जो जाने वाला वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो टैक्सेबल है आपके लिए। लेकिन ऑफिस से क्लाइंट ऑफिस जाना हो गया या ऑफिस काम के लिए आपको आउट स्टेशन जाना पड़ता है, तो जितना आपने खर्च किया और जितना रिएम्बर्स हुआ दोनों इक्वल है, तो कोई टैक्सेबल नहीं है। लेकिन आपको मिला 5,000, आपने खर्च किया 4,000, 1,000 बच गया तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसे कन्वीनियंस अलाउंस हो गया आपका। ऐसे डेली अलाउंस, आपको कोई मतलब कहीं क्लाइंट ऑफिस में जा रहे हो तो आपको खाने पीने का खर्चा दे दिया गया है या कुछ और खर्चे दे दिए गए हैं, तो वो भी क्या होगा आपके लिए, जितना आपने खर्च किया उतना तक आपके लिए एग्जम्प्ट रहेगा। हेल्पर अलाउंस, आपको कोई बंदा दे दिया गया कि भाई इसके साथ जाके ये काम कर लिया, कोई प्रोजेक्ट अलाउंस दे दिया गया कि कोई प्रोजेक्ट है उस पर आपको काम करना है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो जितना आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है इन चीजों पे, वो यूनिफॉर्म वगैरह का कोई अलाउंस हो गया कि आपको ये ड्रेस कोड मेंटेन करना है, इसके लिए जो भी खर्चा है वो कंपनी बेयर करेगी। तो जो भी कंपनी बियर कर रही है, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो इक्वल है तो पूरा एग्जेप्ट है। यदि आप कंपनी का पैसा बचा रहे हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए, सिंपल से अलाउंस है। इनके अलावा कुछ नहीं कवर होगा, ये जो लिखा हुआ है वही कवर होगा इसमें। ये अलाउंस आपको तभी मिलेंगे जब आपने इसका खर्च कर दिया। यदि आपने खर्च नहीं किया, बचाया, तो पूरा टैक्सेबल है। ट्रेवलिंग का मतलब आउट स्टेशन हो गया, कन्वेंस मतलब नॉर्मल जो आपके खर्चे होते हैं ऑफिस के काम के लिए। होप सो ये चीजें में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बातें ये सारी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये जितना आपने खर्च करोगे उतना ही आपको मिलेगा इसका बेनिफिट। अभी तक अपन ने देखा HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस देखा था। इसके बाद आता है कि यदि आपको हो सकता है कि एम्प्लॉयर खुद ही अपना घर दे दे, मतलब एम्प्लॉयर के पास घर हो, वो आपको रहने के लिए दे दे, उस केस में उसका टैक्सेबिलिटी कैसे निकाला जाएगा? या ये भी हो सकता है एम्प्लॉयर क्या करे, आपको रेंट पे लेके कोई घर दे दे, उस केस में उसका टैक्सेबिलिटी कैसे निकाला जाएगा? या हो सकता है एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है, होटल में स्टे करवा के उसका पैसा दे रहा है। ये सारी चीजें हो सकती है। और हो सकता है एम्प्लॉयर आपको फर्नीचर वगैरह का भी फैसिलिटी दे रहा है घर के अंदर। तो उस केस के अंदर क्या क्या
कैसे आप वैल्यू करोगे कि कितना आपका टैक्सेबिलिटी आ रहा है। एचआरए मिल रहा है तो उस समय तो अपन ने समझ लिया एचआरए का कैलकुलेशन कैसे होता है, जितना मिला और मैक्सिमम कितना 10% वो मैंने कितना खर्च किया। यदि मैं मुंबई वगैरह मेट्रो सिटीज में रहता हूँ तो 50% ऑफ सैलरी कितना विच एवर इज लोअर। लेकिन यदि वो एचआरए नहीं दे रहा है लेकिन वो आपको रहने के लिए घर दे रहा है तो क्या उस केस में क्या टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, प्रक्यूटीज नहीं आएगी। अब अपन क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन किसका, प्रक्यूटीज का। किस तरह से कोई अपन को एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है तो उसका अपन को कैलकुलेशन कैसे करना है टैक्सेबिलिटी निकालने के लिए। तो सबसे पहले रेंट फ्री मेरे को अकोमोडेशन दे दिया, उस केस में उसका टैक्सेबिलिटी कैसे आएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में क्या आएगा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी गवर्नमेंट उसका लाइसेंस फीस ले रही है, जो भी उसका लाइसेंस फीस है वो उसके लिए टैक्सेबिलिटी रहेगा। सिंपल है, गवर्नमेंट केस में कोई इश्यू नहीं है, लिखा रहेगा लाइसेंस फीस इतना पे इतना है उसका, तो वही अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल आ जाएगा। लेकिन बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में है उसका किस तरह से कैलकुलेशन करना है वो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले यदि एम्प्लॉयर का खुद का ओन है फ्लैट या जहाँ पे भी आप अकोमोडेट हो रहे वो किसका है, ओन एम्प्लॉयर का, तो उस केस में आपको पॉपुलेशन देखना पड़ेगा। पॉपुलेशन के हिसाब से आप कैलकुलेट कर पाओगे। पॉपुलेशन निकालने का सिंपल तरीका, 10 लाख से यदि कम का पॉपुलेशन है तो आपका जो भी सैलरी है इसमें सब चीज इंक्लूड कर लिया जाएगा। जो भी आपका सैलरी है, एक्सपेंडिचर इसको हटा के जो भी आपका सैलरी है सारा चीज इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। उसके बाद 7.5% उसका लिया जाएगा, 7.5%। यदि 10 लाख से 25 लाख है तो 10% लिया जाएगा, और 25 लाख से अबव से है तो 15% आपका सैलरी का लिया जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ये तो हो गया यदि एम्प्लॉयर का खुद का ओन फ्लीट है। यदि एम्प्लॉयर क्या करता है, रेंट पे लेता है, उस केस में क्या होगा, 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड। 15% सैलरी एक्चुअल रेंट पेड, जो भी ज्यादा होगा वो ले लिया जाएगा। पॉपुलेशन कैसे देखना है, पॉपुलेशन देखने का सिंपल तरीका है, 2011 का अभी तक आया हुआ है, 2020 का यदि आ गया है तो उस इंडेक्स के हिसाब से आपको देखना है कि उस सिटी का उस इंडेक्स में कितना पॉपुलेशन था। गूगल में सर्च करोगे तो आपको 2011 या 2020 का जो भी अपना इंडेक्स पॉपुलेशन का इंडेक्स है वहां से पता चल जाएगा कि कहाँ का पॉपुलेशन कितना है। 19-20 है, आपको लग आप देखे गूगल में 9.5 लाख है, 7.5%, 10 लाख के आसपास है तो भी 9.5। कंडीशन 1 क्या है, एकोमोडेशन का ओन बाय एम्प्लॉय है तो पॉपुलेशन के बेस पे आपका सैलरी का परसेंटेज दिया जाता है। तो हो सकता है 7.5% यदि 10 लाख से कम है। यदि 10 से 25 लाख है तो कितना हो जाएगा, 10%। और 20 से 25 से अबव है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 25 से अबव होगा, इसको चेंज कर देता है अभी तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अबव होगा ये 25 लाख, तो क्या हो जाएगा 15%। ये आपका सैलरी का निकाला जाएगा। इस सैलरी में सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा जो अपन डिस्कस करेंगे। अपन इसका एक एग्जांपल लेंगे। यदि वो रेंटेड हो, एम्प्लॉयर हो, तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड विच इज हायर, जो भी ज्यादा होगा वो ले लिया जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, ये तो हो गया दोनों चीजें। इसके बाद आता है फर्नीचर वगैरह भी यदि आपको फैसिलिटी देता है या आपका प्रोवाइडेड होटल में भी है, ये तो हो गया नॉर्मल केस। यदि होटल में आपको स्टे दिया जा रहा है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20%, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड। यदि आपको होटल में स्टे दिया जा रहा है तो 20%, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड विच इज हायर, जो भी होगा उससे ज्यादा है वो ले लिया जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, आप जब रहते हो तो उस केस में आपको कुछ फर्नीचर वगैरह भी दे सकता है। यदि फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है तो 10% लग जाएगा, डेप्रिसिएशन के हिसाब से उसका वैल्यू ले लिया जाएगा। यदि वो रेंटेड है तो जितना उसका रेंटेड वैल्यू है वो भी ऐड कर लिया जाएगा। मान लीजिए दो चीज है, एक तो अलमीरा और बेड वगैरह क्या किया कि एम्प्लॉयर के खुद के हैं, तो उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10% आपका
पर ईयर वैल्यू में इंक्लूड कर लिया जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपका वैल्यूएशन हो जाएगा फर्नीचर का। यदि वो रेंट पे लिया, जैसे एसी फ्रिज वगैरह सब रेंटेड है, तो जो भी उसका रेंट और लीज का जो भी अमाउंट आ रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, परक्यूटीज हो जाएगा और आपकी वैल्यू में टैक्सेबल किया जाएगा। हाँ, ये सारा अमाउंट टैक्सेबल होगा जितना भी आएगा, ये अमाउंट जितना भी आएगा ये टैक्सेबल होगा। इसमें ऐड और करना है रेंट पेड फॉर हायरिंग फर्नीचर, जो भी रेंट वो पेड कर रहा है हायरिंग ऑफ फर्नीचर का वो ऐड करना है। और यदि एम्प्लॉयर ने खुद दिया है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का वो उसका 10% हर ईयर इंक्लूड करना होगा आप लोगों को। ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, मैं इसको चेंज कर दूंगा, लिख दूंगा सारा अमाउंट टैक्सेबल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। सिक्योरिटीज का मतलब ये जो अपन गरुड़ कर रहे हैं वो टैक्सेबल है। और इसमें कुछ कंडीशंस है। अब मान लेते हैं आपका एकोमोडेशन 15 दिन से कम के लिए प्रोवाइड किया गया है ट्रांसफर के केस में, तो उस केस में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा। क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब आप शिफ्ट करते हो तो हो सकता है कि आपको अकोमोडेशन नहीं मिला हो, तो होटल वगैरह में स्टे करवा दिया, कहीं पे स्टे हुआ तो लेस देन 15 डेज वो किसकी वजह से, ट्रांसफर की वजह से, तब उसका कैलकुलेशन में क्या होगा, उसका टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा, यदि ट्रांसफर होता है उस केस में आपके पास दो घर है, एक घर जहां आपने पहले रहते थे वहां पे, और दूसरा अगर आप जहाँ ट्रांसफर वहां पे, दोनों आपका रेंटेड है, तो 3 मंथ तक एक ही घर टैक्सेबल होगा। उसके बाद तक यदि दोनों घर आपके पास रहते हैं तो दोनों घर का टैक्सेबिलिटी आप पे आ जाएगा। इसके अलावा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह कोई घर मिला है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह कोई घर मिला है, वो सारे एक्सेप्ट होते हैं, वो टैक्सेबल नहीं होते हैं। ये हो गया अपना हाउस रेंट। एक तो हो गया एचआरए। एचआरए कब मिलता है, जब सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस होता है, मतलब कि आपको अलाउंस दे दिया, आप जानो आपका काम जाने, आपको कहाँ रहना है आप जाने। दूसरा होता है कि कुछ एम्प्लॉयर क्या करते हैं, घर दे देते हैं रहने के लिए, या तो एम्प्लॉयर का खुद का रहता है कंपनी का, या फिर वो रेंट पे लेके दे देते हैं, या फिर होटल में कुछ स्टे के लिए देते हैं। इस तरह से उसका प्रैक्टिस का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो अभी अपन 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको आप वापस नोट देख लीजिए किस तरह से क्या समझ में आता है आप लोगों को। स्टॉप कर देता हूँ अभी के लिए।
पॉपुलेशन अपन को ऑब्वियसली सिटी का देखना है, स्टेट का नहीं देखना है। किसका देखना है? सिटी का। स्टेट का तो ऑब्वियस बात है, कोई ऐसा स्टेट अपना होगा नहीं जिसका पॉपुलेशन 25 लाख से कम हो। और जो रेंट, जो 15% और एक्चुअल रेंट पेड था, यहाँ पे हम लिख देते हैं विच एवर इज हायर नहीं है, विच एवर इज लोअर होगा। सेकंड लिख भी देता है, बेटर रहेगा, ताकि बार बार में आप लोगों को इशू ना हो। होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कोई क्वेरी है तो आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो अलाउंस आएंगे जो आपको डे टू डे एक्टिविटी में यूज होते हैं, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, या आपका फ़ोन बिल हो गया, या आपके क्लब के एक्सपेंसेस हो गए जो कि कंपनी बियर कर रहा है, या हो गया आपका एडुकेशन का एक्सपेंस कोई कंपनी बियर कर रहा है, या आपको कंस्ट्रक्शन रेट पे कोई लोन वगैरह दे दिया। तो इस तरह का कैलकुलेशन का जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसका कैलकुलेशन अपन टैक्सेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये सारा आज का टॉपिक रहेंगे। तो यहाँ पे लगभग 7-8 चीज़ें अपन को आज सीखना है, बाकी 2-4 चीज़ें रहेंगी वो अगला क्लास में अपन सारा कवर कर लेंगे। तो इस तरह से अपना सैलरी का चैप्टर 4 क्लासेस में कवर हो जाएगा। अगला क्लास में 2-3 बचेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी, मोटर कार वगैरह, उस पर अपन को कैलकुलेट करना है। उसके बाद बचेगा अपना प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन। अभी वो बेनिफिट्स आप सोच पा रहे हैं कि आपको इसके अलावा भी कंपनियां बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, जैसे टेलीफोन का एक्सपेंस का भी दे दिया, उसका रियम्बर्स कर दिया, या आपका नेट कनेक्टिविटी का रियम्बर्स कर दिया, या हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पे ऑफ कर दिया। बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, उन बेनिफिट्स को अपन देखेंगे, उसका टैक्सेबिलिटी किस तरह से अपन निकाल सकते हैं। स्टार्ट करें? आप लोग यस सुनो लिख दीजिए ताकि अपन आगे बढ़े। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज। अब मेडिकल फैसिलिटी कहाँ कहाँ मिल सकती है आपको? एक तो विद इन इंडिया मिल सकती है, एक आउटसाइड इंडिया मिल सकती है। जब विद इन इंडिया मिलती है तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें एग्जेम्प्ट है, लेकिन हाँ जो प्राइवेट डॉक्टर है या फैमिली डॉक्टर वगैरह को आप दिखाते हो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो फुल्ली टैक्सेबल है। फैमिली का मतलब आप लोगों को पता ही है, फैमिली मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन, और बाकी पेरेंट्स और जो ब्रदर सिस्टर वो डिपेंडेंट है तो इंक्लूड किया जाएगा। यदि डिपेंडेंट नहीं है तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी में क्या क्या आ सकता है वो अपन कवर कर लेते हैं। यदि एम्प्लॉय का खुद का हॉस्पिटल है तो ऑब्वियस सा बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी काम हो रहा है सारा एग्जेम्प्टेड है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, एग्जेम्प्टेड। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलता है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आप करवा लीजिए, कुछ स्पेसिफिक इलनेस वगैरह है तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। लास्ट में जो लिखा है स्पेसिफिक फैसिलिटी प्रोवाइडेड प्रिस्क्राइब डिजीज, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय पीसीसी एंड सीसीसी, गवर्नमेंट अप्रूवल एजेंसीज है, ये लिस्ट है, ये मैं आपको बाद में फॉरवर्ड कर दूंगा। इसमें जो भी लिस्ट है रेलिवेंट नहीं है, जहाँ भी लिखा है अप्रूव्ड बाय पीसीसी और सीसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, ये कोई स्पेसिफिक हॉस्पिटल को अप्रूव कर रखे हैं तो वहाँ पे आप कुछ भी फैसिलिटी ले रहे हो तो वो आपका टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा। लेकिन आप फैमिली डॉक्टर से कोई फैसिलिटी ले रहे हो इंडिया में तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। इसके अलावा फॉरेन में सिंपल सी बात है, यदि आप जाते हो आपके साथ एक अटेंडेंट जाता है तो वहाँ का रहने का और वहाँ इलाज का सारा एक्सपेंस जो भी है वो जो बियर करेगा वो आपका एग्जेम्प्ट है, कहाँ तक? जब जितना आरबीआई परमिट करता है।
सिंपल जितना आरबीआई परमिट करता है, वहाँ का दो चीज़ हो गया, एक तो वहाँ का रहने का और वहाँ का हॉस्पिटल का जो भी एक्सपेंसेस है। लेकिन जाने का जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, ये इंक्लूड तभी होगा जब जीटीआई आपका 2 लाख है। मेरा सिंपल यहाँ पे सजेशन है, यदि जीटीआई 2 लाख है तो मैं अभी टैक्सेबल हूँ ही नहीं, तो मतलब ही क्या मेरे लिए, क्योंकि ये पुराना एक्ट है, चलते आ रहा है, यहाँ पे अभी तक कुछ अमेंड हुआ नहीं है। यहाँ पे जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम है, तब मेरे को ये फैसिलिटी मिलेगी। भाई 2 लाख से कम होगा तो इनकम उसका वैसे ही टैक्सेबिलिटी नहीं आती है, तो मतलब ही क्या वो इसका निकाल के। तो ये जो प्रोविजन नीचे लिखा हुआ है, ये है एक्ट में ऐसे लिखा हुआ, बट अभी के लिए कोई रेलेवेंट ही नहीं है। बट यदि आप कोई बीकॉम एमकॉम या सीए सीएस का एग्जाम दे रहे हो, वहाँ ऐसा आ सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका भी कोई रेलिवेंस बचा नहीं है। वहाँ का रहने का प्लस वहाँ का जो भी इलाज का खर्चा है, दो ही जन का, मतलब जो डिजीज है, मतलब डिजीज मतलब जो पेशेंट है, और प्लस उसके साथ एक जो ट्रेवल कर रहा है, उसका रहने का, खाने का, प्लस उसका जो इलाज का खर्चा है, वो कहाँ तक एग्जेप्ट होगा, जितना आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगा। ये हो गया अपना मेडिकल फैसिलिटी। अब आप लोगों के दिमाग में आ सकता है, इसके अलावा यदि को मेरे को मेडिकल अलाउंस वगैरह मिले, तो मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कंपनी करती है, बहुत सारी कंपनियां जो बड़ी बड़ी है वो हेल्थ इंश्योरेंस भी देती है, तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। यदि इसके अलावा यदि कोई अलाउंस वगैरह मिलता है, वो फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कंपनी वगैरह करती है तो टैक्सेबल नहीं है। ये नीचे में मैंने लिखा हुआ है, ये अलाउंस वगैरह मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर इज अप्रूव्ड स्कीम, मतलब जो भी स्कीम्स होती है IRDA की, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस की, तो टैक्सेबल नहीं है। इसको याद रखने का सिंपल है कि यदि आप फैमिली वगैरह जो नॉर्मल डॉक्टर वगैरह से करते हो, वो टैक्सेबल है, बाकी सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा इंडिया में। और फॉरेन में ट्रेवलिंग का एक्सपेंस आपको इंक्लूड देखना है, बाकी एक जन और वो जा रहा है, वो आरबीआई जितना परमिट करता है उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन। मान लो आपकी कंपनी ने आपको 2 लाख रुपए का लोन दिया, कि और रेट या तो लिया नहीं, या लिया कि 4% 5%, तो किससे ये देखा जाएगा, एसबीआई का रेट। एसबीआई उस समय क्या रेट चार्ज करती है ऐसे लोन का, उसका रेट प्लस आपसे जो रेट लिया गया है, दोनों का डिफरेंस ही तो आपका बेनिफिट हो रहा है, तो वो बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएगा। यदि आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, तो सिंपल जो रेट है एसबीआई का, वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना आपको, कैलकुलेशन करते समय मंथ एंड में जो बैलेंस होगा, वो बैलेंस लिया जाएगा, और पूरा महीने का टैक्सेबल होगा। मान लो आप अप्रैल 20 को लोन लिए हो, और 30 अप्रैल को आपको 1 लाख का पेंडिंग है, तो पूरा 1 लाख एक महीने के लिए टैक्सेबल माना जाएगा, ना कि 10 दिन के लिए। ये एक इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है। अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको याद रहे तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। इसका कैलकुलेशन में आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि मंथ एंड में जो बैलेंस है, उसका आपको जितना परसेंटेज दे के रखा है कंसेक्शनल में, जितना डिफरेंस आ रहा है, उतना से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो डिफरेंस आया 6% का, और 1 लाख का 6% डिवाइड बाई 12, एक महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, उस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। हाँ, लेकिन यदि लोन 20,000 से कम है, उस केस में आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है। एक्सेप्शन है, एक तो 20,000 से कम है, और लोन मिला है कोई स्पेसिफिक बीमारी वगैरह, कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, तो उसके लिए जो मिला है लोन, वो एग्जेप्ट है। ये दो एक्सेप्शन है इसका। और 20,000 से कम यदि आपने लोन लिया है, तो उसका परक्यूटीज नहीं निकाला जाएगा। निकालने का तरीका सिंपल है, मैंने आपको समझा दिया किस तरह से निकाला जाएगा। उस पर अपन सम भी कर लेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगा। अब आता है घूमने फिरने का और अकोमोडेशन वगैरह का, उस समय किस तरह से किया जाएगा। सिंपल सा बात, सारा टैक्सेबल है ये। अब कितना टैक्सेबल है, ये अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी सबको ही देती है, तो जितना कंपनी ने दिया वो, लेकिन कंपनी सबको नहीं देती है, एक आधे बंदे को दिया, तो कैलकुलेट कैसे करेगा कि
पब्लिकली या एजेंसी वगैरह कितना इसका चार्ज करते हो, उस हिसाब से टैक्सेबल निकाला जाएगा। फैसिलिटी क्या दिया गया, यूनिफॉर्मली दिया गया सारे एम्प्लॉइज को, तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो वो मेरे के लिए होगा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं दिया जाता है तो क्या होगा, जितना पब्लिकली एजेंसी वगैरह चार्ज करती है वो अमाउंट मेरे लिए टैक्सेबल होगा। आप गूगल सर्च कर सकते हो ना कि मान लो कोई गया है सिक्किम घूमने के लिए, तो सिक्किम घूमने के एक्सपेंस कितना आता है, वो एक्सपेंस आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है कि आप मान लें ऑफिस काम के लिए कहीं गए हैं लेकिन साथ में फैमिली मेंबर्स को भी लेके चले गए, तो फैमिली मेंबर्स के रिगार्डिंग जो एक्सपेंस हो रहा है वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। या और क्या हो सकता है, पहले ऑफिस काम हो गया, उसके बाद 5-7 दिन आप वेकेशन बिताए, तो वेकेशन का जो भी टाइम पीरियड में जो भी एक्सपेंस हुआ वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। सिंपल कॉमन सेंस है, बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं। आपको सिंपल ये देखना है कि यदि आप ऑफिस रिलेटेड काम कर रहे हो तो टैक्सेबल है नहीं, यदि ऑफिस रिलेटेड काम नहीं कर रहे हो तो टैक्सेबिलिटी आएगी। तो जितना आपसे ले लिया जाता है वो हटा दिया जाएगा, नहीं लिया जाता तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। आज जो चीजें हैं वो सिंपल आपका कॉमन सेंस पे है, बस इतना ध्यान रखना है कि याद कैसे करना है वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में। अब आपको फ्री एजुकेशन दिया जाता है, एम्प्लॉय को यदि फ्री एजुकेशन दिया जाता है वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन उनके बच्चों को दिया जाता है, उस केस में सोचना पड़ेगा। अब बच्चों को दो तरह का एजुकेशन होता है, एक तो होता है स्कूलिंग, एक होता है ट्यूशन वगैरह। तो ट्यूशन वगैरह फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन बच्चों को यदि एजुकेशन दिया जाता है एम्प्लॉयर की स्कूल में या किसी स्कूल में, तो वो एक्सपेंस 1,000 रुपये तक है तो वो एग्जेम्प्ट है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय कोई टैक्सेबल नहीं है। एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू फैमिली मेंबर्स, पेमेंट और रिएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस मतलब कि स्कूल के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो फुल्ली टैक्सेबल है। या फैमिली मेंबर्स मतलब क्या, बच्चे भी आ गए या उसका भाई बहन भी आ गया, और भी कोई बंदा है फैमिली मेंबर्स में, यदि उसके पेरेंट्स भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ ट्यूशन ले रहे हैं, तो वो भी एग्जेम्प्ट नहीं है, फुली टैक्सेबल है। लेकिन उसके बच्चे यदि स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उस केस में 1,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट है, यदि कौन बियर करे उसका पैसा, एम्प्लॉयर। अब ये बेनिफिट और जो अपना था एजुकेशन अलाउंस दोनों साथ में नहीं मिल सकता है, या तो ये मिलेगा या वो मिलेगा। ऑब्वियस सा बात है, यदि एम्प्लॉयर इस तरह का मेरे से कॉन्टेक्ट है कि आपके बच्चों का फीस वगैरह हम पे कर देंगे, तो मैं इसी में जाऊंगा, अलाउंस में क्यों जाऊंगा, एजुकेशन अलाउंस में। ऐसा एग्रीमेंट में होना चाहिए, आपका जो सर्विस एग्रीमेंट होता है आपका, उसमें लिखा हुआ हो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है एम्प्लॉयर से, और वो पहले से टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं हो कि आपका, हाँ आप ऐसा होगा तो आपको स्कॉलरशिप आपके बच्चों को मिलेगा, टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं हो तभी ये प्रिक्यूटीज नहीं बने। टर्म्स एंड कंडीशन में हो मतलब जो सर्विस एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट का मेरा कहने का मतलब जब एम्प्लॉय के यहाँ पे काम करता है तो एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि आपको आगे चल के आपके बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह भी हम देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब आता है छोटा मोटा खर्चा, गिफ्ट वाउचर और टोकन। आप कंपनी में काम करते हो तो एनुअली हो सकता है कि कंपनी आपको गिफ्ट वगैरह दे, तो उस केस में 5,000 तक यदि कोई गिफ्ट मिला है, केस में नहीं, आपको कोई चीज़ मिला है, यदि आपको लैपटॉप मिल गया, लैपटॉप तो 5,000 से ज़्यादा ही आएगा, कोई 5,000 का जैसे कि ब्रीफ केस मिल गया या कुछ और चीज़ जो 5,000 से कम की है तो टैक्सेबल नहीं है, 5,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल होगी, और जो केस में कुछ भी गिफ्ट मिला है वो सारा टैक्सेबल होगा। किसका भी हो सकता है, एम्प्लॉय को भी हो सकता है, उसके फैमिली मेंबर्स को भी हो सकता है। टेलीफोन बिल्स वगैरह का जो रिएम्बर्समेंट होता है वो पूरा एग्जेम्प्ट है आप एम्प्लॉय के लिए। और रिटायर्ड एम्प्लॉय किसका, यूपीएससी का है तो 1,500 रुपये तक उसको एग्जेम्प्ट है। यूपीएससी का जो भी चेयरपर्सन वगैरह होता है या जो भी टीचर होता है वो रिटायर होने के बाद कोई फोन फैसिलिटी वगैरह उसको मिलता है, तो 1,500 रुपये तक वो भी एग्जेम्प्ट है। इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड का बिल, और आता है फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। अब यहाँ पे आपको घर मिला, घर के साथ आपको एक सर्वेंट भी मिल रहा है, तो ऑब्वियस सा बात, सर्वेंट का जो पैसा है जो यदि मान लो एम्प्लॉयर दे रहा है तो आपके लिए टैक्सेबल है, ऑब्वियस सा बात टैक्सेबल है। लेकिन गार्डनर, यदि एम्प्लॉयर का घर है और गार्डनर आपको दिया गया है तो गार्डनर तो वैसे भी लगता, यदि घर है उसको गार्डनिंग वगैरह को मेंटेन करना है तो वो तो वैसे ही लगेगा, तो उसका जो भी एक्सपेंस है वो आपका टैक्सेबिलिटी में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आप रहो या ना रहो गार्डनर तो लगेगा।
लेकिन सर्वेंट कब लगता है, जब कोई उसमें घर में रहेगा एम्प्लॉय वगैरह, तो उस केस में सर्वेंट का सर्विस टैक्सेबल होता है, गार्डनर का सर्विस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। जितना अमाउंट आपसे रिकवर कर लिया जाता है वो लेस हो जाएगा, जितना अमाउंट उसको दिया जाता है, जितना मतलब एम्प्लॉय पे कर रहा है, उससे कुछ आपसे रिकवर करता है तो वो लेस हो जाएगा, अदरवाइज पूरा टैक्सेबल है। अब आपको फूडिंग वगैरह मिलता है, जब आप ऑफिस में काम करते हो तो आपको स्नैक्स मिलता है, टी वगैरह मिलता है, ये सारा एग्जेम्प्ट है। यदि आप रिमोट लोकेशन वगैरह या क्लाइंट ऑफिस वगैरह में जाते हो, खाना मिलता है, वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन यदि आपको ऑफिस टाइम पे लंच वगैरह मिलता है तो उसका वैल्यू 50 रुपये से ज़्यादा है, तो वो आपके लिए टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा। 50 रुपया से ज़्यादा यदि इससे भी आपसे कुछ रिकवर किया जाता है वो भी लेस हो जाता है। 50 रुपये से ऊपर टैक्सेबल होगा, लेकिन जो भी रिकवर किया जाता है वो भी लेस हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है, मेंबर फीस वगैरह जो भी, वो सारा आपके लिए टैक्सेबल है। लेस क्या हो जाएगा, आपसे जो भी रिकवर किया जाता है और जो ऑफिस पर्पज के लिए उसका पूरा अकाउंट मेंटेन है, तो उस केस में 50 रुपये तक एग्जेम्प्ट है, 50 के ऊपर है वो टैक्सेबल होगा। सिंपल सा बात है, ऑफिस वाला है हिस्सा वो हट जाता है, और बाकी एम्प्लॉय से जो भी रिकवर किया जाता है वो लेस हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल है। वहीं स्पोर्ट्स और फिटनेस वगैरह का कोई क्लब मेंबरशिप वगैरह है, वो आगे देखेंगे। क्लब मेंबरशिप फिटनेस वगैरह के लिए, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए तब तो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज वो भी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए टोटल एक्सपेंडिचर। और यदि कॉर्पोरेट वगैरह मतलब पूरा एम्प्लॉय के साथ साथ में लिया गया तो इनिशियल फीस आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऑफिशियल पर्पज तो सभी एग्जेम्प्ट है, और जो अमाउंट आपसे रिकवर किया, और एक्सपेंडिचर रिलेटिंग हेल्थ क्लब और स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये आपके लिए प्रोक्यूटीज नहीं माना जाता है। और कॉर्पोरेट मेंबरशिप मतलब कि पूरे एम्प्लॉयज़ के लिए कोई मेंबरशिप लिया गया, उसका इनिशियल कोई फीस होता है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सिंपल एक लॉजिक सबके पीछे एक है कि आपको जो भी फैसिलिटी मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। जितना आपको मज़े आ रहे हैं, आपने उसके पैसे नहीं दिए, आपने आपके हाथ जेब से पैसे जा रहे हैं तो टैक्सेबल नहीं होगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्री कंसेक्शनल टिकट। ये कौन देगा, जिसका इस टूर ट्रेवलिंग का बिजनेस होगा वही तो दे पाएगा। तो टूर ट्रेवलिंग का बिजनेस है, वो आपको फ्री या कंसेशन टिकट दे रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है, नॉर्मल वो कितने में बेचता है, आपको कितने में दिया, दोनों का लेस होकर आपको टैक्सेबल हो जाएगा। किसको टैक्सेबल नहीं होगा, एयरलाइंस बिजनेस और रेलवे बिजनेस को। चलो आज का अपना टॉपिक इतना था। तो अपन ने क्या क्या कवर किया आज। आज जितने भी अपने प्रैक्टिस कवर की, सिर्फ पहला छोड़ दिया अपन रेंट फ्री एकोमोडेशन, उसके अलावा जितना मैंने खर्चा किया, जितना मेरे को एम्प्लॉय ने दिया और मेरे जेब से कितना गया, वो लेस हो जाता है। सिंपल एक चीज अपन ने कवर क्या क्या किया, अभी आप लोगों को वापस रिवाइज करा था। एक तो मेडिकल फैसिलिटी अपन ने कवर किया। मेडिकल फैसिलिटी दो पार्ट हो गए, एक तो इंडिया में और एक इंडिया के बाहर। इंडिया में यदि मैं नॉर्मल फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह करता हूँ तो वो टैक्सेबल है, अदरवाइज मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराता हूँ तो फ्री है। एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है तो उसमें कराता हूँ तो फ्री है। यदि मेरे को गवर्नमेंट ने बताती है कि आप वहाँ जाके इलाज करा तो मेरा इलाज फ्री है। वैसे ही मैं अब्रॉड जाता हूँ तो अब्रॉड जाने, वहाँ पे रहने खाने पीने और एक जन का साथ में और मेरा इलाज कराने का जो भी खर्चा है वो जितना आरबीआई प्रिस्क्राइब किया उतना मेरा एग्जेम्प्ट है। ट्रेवलिंग कब एग्जेम्प्ट होगा, जब मेरा ग्रोस इनकम 2 लाख से कम है तभी वो एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। उसके बाद अपन ने देखा था लोन, फ्री कंसेशनल रेट पे यदि लोन मिला है तो सिंपल सा इक्वेशन है कि आपको जो भी लोन मिला है उस पे एसबीआई का रेट क्या है और आपको मिला कितना, उन दोनों का डिफरेंस आपको टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा। कि कैसे टैक्सेबिलिटी निकाला जाएगा, मंथ एंड में आपका कितना अमाउंट ड्यू था उसका हर मंथ के हिसाब से आपको टैक्सेबिलिटी निकालना पड़ेगा। उसके बाद अपन ने कॉमन अलाउंस जैसे एजुकेशन अलाउंस देखा था। एजुकेशन अलाउंस में एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग का है वो टैक्सेबल नहीं है। इसके अलावा बाकी जो है, जैसे ट्यूशन फीस वगैरह वो टैक्सेबल है, लेकिन बच्चों का
एडुकेशन के लिए एम्प्लॉयर पैसा देता था 1000 रुपये तक, वो एग्जेम्प्ट है। उसके बाद अपन ने देखा था, क्या देखा था, टूर ट्रेवलिंग वगैरह देखा था, एक्सपेंडिचर, फूड का देखा था, क्रेडिट कार्ड का देखा था। फूड के केस में सिंपल था कि 50 रुपये दो तो नॉर्मल है कि आपको नॉर्मल जो स्नैक्स वगैरह मिल रहा है वो तो ऑब्वियस सा बात है, आपको ऑफिस में काम करने के लिए मिलेगा, अदरवाइज काम क्या करोगे आप, वो कोई टैक्सेबल नहीं है। रिमोट लोकेशन वगैरह पे कहीं ऑफिस, क्लाइंट ऑफिस वगैरह जा रहे हो, वहाँ पे कुछ काम है, उसके लिए आपको लंच वगैरह मिल रहा है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन ऑफिस टाइम में लंच मिल रहा है एक्सेस ऑफ 50 रुपीज़, वो टैक्सेबल हो जाएगा आपको। और गिफ्ट के केस में यदि मिल रहा है तो पूरा टैक्सेबल होगा, यदि गिफ्ट काइंड में मिलता है तो 5,000 तक एग्जेम्प्ट रहता है। और टेलीफोन का बिल जो भी है वो रियम्बर्स कर दिया जाता है, तो आपके लिए कोई टैक्सेबल नहीं है। और सर्वेंट का जो फैसिलिटी मिलता है वो टैक्सेबल होगा, जितना अमाउंट आपका बेनिफिट मिल रहा है आपको। बाकी तो सारा अपन ने कवर कर लिया है। और ट्रेवलिंग वाला जो है कि नॉर्मल केस में कितना होता है, यदि सबको देता है तो जो चार्ज है वो, यदि सबको नहीं देता यूनिफॉर्मली तो जो पब्लिकली से चार्ज किया जाता है एजेंसी वगैरह, तो वो पैसा आ जाएगा। और एक्सटेंड करता है अपना ऑफिस टूर, तो जो ऑफिस टूर एक्सटेंड हुआ है उसका जो अमाउंट टैक्सेबल आ जाएगा। वो यदि फैमिली को लेके जा रहा है साथ में, तो जो भी फैमिली के ऊपर खर्चे हो रहे हैं वो सारा टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा। 5 मिनट आपको ब्रेक दे देता हूँ, आप लोग एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए जो हुआ है अभी तक वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी इश्यू है तो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो भी अभी तक कवर किया उस पर अपन क्वेरी वगैरह करेंगे, तो आप लोगों को और बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आज जो भी अपने प्रैक्टिस देखा उसका सिंपल मोटिव क्या है कि एम्प्लॉयर आपको कितना बेनिफिट दे रहा है, उसका आपसे कितना चार्ज कर रहा है। यदि चार्ज नहीं कर रहा तो पूरा टैक्सेबल है, यदि कुछ चार्ज कर रहा है तो वो लेस हो जा रहा है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में जहाँ पे आपको थोड़ा सा अमाउंट याद रखना होगा, बाकी ये आज क्लास में ज़्यादा हेडेक नहीं होना चाहिए। 5 मिनट का अपन ब्रेक ले लेते हैं, एक बार आप वापस गो थ्रू कर लीजिए इन्फॉर्मेशन, आपके माइंड में किस तरह से सेटल है, फिर अपन क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे।
आप लोगों को रिटेन है आज जो हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में काफ़ी चीज़ें अपन ने कवर की है, लेकिन उसके पीछे बेसिक सिंपल मोटिव ये है कि आपको कितना बेनिफिट मिला और आपसे उसका कितना पैसा चार्ज किया गया है। यदि कुछ चार्ज नहीं किया गया तो ऑलमोस्ट सारा टैक्सेबल है। हाँ, कहीं-कहीं कुछ लिमिट था, जैसे कि एक तो अपना ऑफ़िस में यदि अपन खाना खाते हैं तो हमें ₹50 तक का लंच तक का उससे ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल है। वैसे गिफ्ट वग़ैरह यदि काइंड में मिलता है तो 5,000 तक कोई टैक्सेबल नहीं, उसके बाद यदि ज़्यादा मिलता है तो टैक्सेबल है, यदि कैश में मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल है। वैसे आपको क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी वग़ैरह यदि उसका पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन आपसे कोई अमाउंट रिकॉर्ड कर लेता है या फिर वो ऑफ़िस पर्पज़ के लिए वो लेस हो जाता है। वैसे क्लब मेंबरशिप वगैरह में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि फिटनेस और हेल्थ के लिए जो भी दिया जा रहा है, हेल्थ और स्पोर्ट्स के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल है। और आप ऑफिस पर्पज के लिए कुछ भी क्लब का कुछ मेंबरशिप यूज हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, और आपसे जो रिकवर किया वो एग्जेम्प्ट है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अपन अब इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी आज अपन ने देखा है बेनिफिट वगैरह, अब मान लेते हैं मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉई है किसका, एक्स वाई जेड लिमिटेड का, कंप्यूटर एनालिस्ट है। अब उसको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो आप लोग बताइए क्या क्या टैक्सेबल होगा। सबसे पहला, उसको एक डोमेस्टिक सर्वेंट मिला। तो आप लोग बताइए 1500 रुपया टैक्सेबल है या नहीं है, या कितना टैक्सेबल होगा 1500 से। अब जल्दी से पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों को क्लियर भी होता जाएगा और अपना क्लास थोड़ा फास्ट हो जाएगा। कितना है, पूरा टैक्सेबल होगा 1500 या कुछ इसमें लिमिट है। पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ये 1500 रुपये, क्योंकि अपन ने पढ़ा था सर्वेंट का यदि कोई फैसिलिटी मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल है। चलिए, यदि गार्डनर वगैरह होता तो ये कोई टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि गार्डनर तो वैसे भी फ्लैट में लगेगा ही, जो भी है उसका। चलो नेक्स्ट है, फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है दो बच्चों को, वाई एंड जेड इन स्कूल मेंटेन एंड ओन्ड बाय कंपनी। द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर वाई कंप्यूटर 900 पर मंथ एंड जेड 1200 रुपये पर मंथ। कोई भी अमाउंट उससे रिकवर नहीं किया जा रहा है, तो कितना टैक्सेबिलिटी आएगा बताइए आप लोग। परफेक्ट है, जेड का 200 रुपये टैक्सेबल आएगा, वाई पूरा एग्जाम हो जाएगा, जेड का सिर्फ 200 रुपये पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबिलिटी आ जाएगा। चलिए, इस केस में 5,000 के ऊपर तो पूरा टैक्सेबल, 5,000 से नीचे कोई टैक्सेबल नहीं है, तो 5,000 के ऊपर जो भी है पूरा टैक्सेबल ही हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। एक्सेस नहीं लिखा हुआ ना, वहाँ पे लिखा कि 5,000 तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, तो उससे ज़्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा 10,000 टैक्सेबल हो जाएगा। टेलीफिन टेलीफोन प्रोवाइड किया गया रेसिडेंस में, तो ऑब्वियस सा बात है टेलीफोन का एक्सपेंस तो क्या हो जाएगा। टेलीफोन का क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा ये।
नहीं, टैक्सेबल नहीं, एग्जेम्प्ट हो जाएगा ना। टेलीफोन बिल अपन ने देखा था, टेलीफोन बिल तो एग्जेम्प्ट रहता है। और अपन ने ये भी देखा था, यूपीएससी वाला कोई है बंदा जो वहां पे काम किया, तो उसके लिए 1500 रुपये तक का एग्जेम्प्ट था। चलिए, तो उसके हिसाब से इसका लैपटॉप पर कंप्यूट कर लेंगे आप लोगों को। यहाँ तो ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब मिस्टर राजू एम्प्लॉयड है। अब 5 लाख रुपए का उसको लोन मिला 4% के हिसाब से, 10, जबकि एसबीआई का रेट कितना है, 10%। कैसे पे कर रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट में ये पे कर रहा है। इसका टैक्सेबिलिटी कैसे निकालोगे आप लोग। 10/7 से ये मंथली पेमेंट कर रहा है, तो मतलब अप्रैल महीने के एंड में कितना टैक्सेबिलिटी आएगा, 5 लाख पे 4% के हिसाब से। मई महीने में कितना आएगा, 5 लाख पे 6% के हिसाब से, 4 - 10 - 6% के हिसाब से। जून महीने में भी सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। जुलाई में लास्ट में कितना बचेगा, 4 लाख। तो मैं आपको ये एक्सेल में करके दिखा देता हूँ, तो आपको बेटर वे में ये चीज़ समझ में आ जाएगी किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जा रहा है। अप्रैल एंड में कितना रहेगा, 5 लाख रहेगा। मई एंड में भी इतना ही रहना है। जून एंड में भी इतना ही रहना है। जुलाई एंड में कितना हो जाएगा, 4 लाख, क्योंकि 1 लाख रुपए जुलाई की 10 तारीख को चुका देगा। अगस्त एंड में कितना हो जाएगा, 3 लाख। और सितंबर एंड में 2 लाख। अक्टूबर एंड में 1 लाख। नवंबर एंड में कुछ नहीं होगा, तो यहाँ कोई टैक्सेबिलिटी आएगा नहीं। टैक्स रेट क्या आप लोगों को आइडिया ही है। टैक्स कितने से लगेगा, कंसेक्शनल रेट कितना, 4%। एसबीआई का रेट था 6%, 10%, तो क्या रेट से लगेगा, 6%। 6% के हिसाब से टैक्सेबल होगा हर महीना। यहाँ पे डेज नहीं देखा जाता है। अब कैलकुलेट कैसे होगा, इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 12। क्योंकि हर महीने का डेट निकालना है ना आपको, साल भर का तो इंटरेस्ट निकालना नहीं है। तो हर महीने के निकालने के लिए डिवाइड बाय क्या कर देंगे अपन, 12। तो 2500 यहाँ पे टैक्सेबल आएगा। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ फॉर्मूला को सब जगह। इस तरह से इसका कैलकुलेशन आएगा। गलत कहाँ हो रहा है, यहाँ 10,000 क्यों, अच्छा यहाँ 20 लाख हो गया क्या, ठीक है। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। तो ये मेरा टैक्सेबिलिटी आ जाएगा इतना, 12,500 मेरे लिए टैक्सेबिलिटी अमाउंट आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा टैक्सेबल। ये चीज समझ में आया आप लोगों को। ये जो सिंपल अपना क्वेरी था, इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बताइए कैलकुलेशन में आप लोगों को। कोई इंटरेस्ट नहीं था तो पूरा 10% से टैक्सेबल हो जाएगा। यदि वो 4% ले रहा है, 4% लेस करके ले लिया अपने, 6% टैक्सेबल। यदि एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं लेता तो 10% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाता। एम्प्लॉयर 10% लेता तो कुछ टैक्सेबल ही नहीं होता। परफेक्ट है। चलिए, ये अपना क्वेरी हो गया कंप्लीट। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है। अब लास्ट आता है, लास्ट तो नहीं है, इसके बाद एक क्वेरी और भी है।
कंप्यूट करना है मेडिकल फैसिलिटी जो अपन ने पढ़ा था ना, अब उसका किस तरह से टैक्सेबिलिटी होगा। अब अलग अलग तरह का इसने फैसिलिटी लिया हुआ है। मेडिकल प्रीमियम पेड हुआ जी का, तो क्या ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? अपन ने पढ़ा था ना, इंश्योरेंस वगैरह कोई पेड होता है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। परफेक्ट लक्ष्मी, आपका आंसर परफेक्ट है। बाकी आंसर चेक कीजिए, एग्जेम्प्ट रहेगा ये। अब दूसरा आया, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर, इसका क्या होगा? टैक्सेबल, सबका आंसर परफेक्ट है यहाँ पे। अब ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते हैं तो क्या होता है? एग्जेम्प्ट। अब ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी ग्रैंडफादर इन प्राइवेट क्लिनिक, ना ये एम्प्लॉयर का है, ना ये गवर्नमेंट का है, ना ही कोई अप्रूवल है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज मदर 68 ईयर डिपेंडेंट है, सबसे पहले डिपेंडेंट होना जरूरी है। अब कहाँ हुआ है इसका इलाज वो देख लो आप। भाई फैमिली डॉक्टर, तो ऑब्वियस सा बात है ये भी टैक्सेबल ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इस केस में भी। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी सिस्टर डिपेंडेंट इन ए नर्सिंग होम, अब यहाँ पे ये लिखता है कि मिस्टर जी का खुद का नर्सिंग मतलब जो कंपनी है उसका होता तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता, लेकिन नर्सिंग होम में ऐसे ही हो रहा है, कहीं पे कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और जो मिस्टर जी इंडिपेंडेंट है वो ऑब्वियस सा बात है टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये जो मेन है आया, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज फादर 75 ईयर डिपेंडेंट अब्रोड में हो रहा है, अब्रोड में हो रहा है तो जो आरबीआई जो इतना एक्सपेंस छोड़ेगा वही बचेगा। नीचे लिखा हुआ एक्सेस एक्सपेंसेस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड इन पेशेंट 30,000, लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई 75,000। तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी कितना आएगा? मैंने कितना खर्चा हुआ? 80,000 का रिइंबर्समेंट, 80,000 का, लेकिन आरबीआई का कितना लिमिट है? 75,000। तो यहाँ पे क्या होगा? 3,000 5,000 रुपये मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा, 75,000 तक ही मेरे को लिमिट एग्जेप्टेड रहेगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये था अपना मेडिकल फैसिलिटी पे पूरा सम, जो आप लोगों ने आसानी से कर लिया क्योंकि सिंपल सा क्वेरी था। अब लास्ट आता है अपना जो आज पढ़ा था अपन ने, अचारे। अचारे तो नहीं पढ़ा था, हाउस रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए सैलरी कैसे माना गया। सैलरी इसमें सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा सिवाय इस मॉनेटरी बेनिफिट्स को, सिवाय इसको छोड़ के, मतलब ये जो बेनिफिट है इस बेनिफिट को छोड़ के जो बाकी सारे जो भी मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिले हैं वो सारा इंक्लूड किया जाता है इसका कैलकुलेशन के लिए। बाकी तक कैलकुलेशन अपन क्या किया था? सैलरी प्लस डीए पार्ट ऑफ द सैलरी हो तो, लेकिन एक ये कैलकुलेशन है जहाँ पे बाकी सारे मॉनेटरी बेनिफिट भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये आप सब पढ़िए, इसको करने की कोशिश कीजिए किस तरह से आप इसको सॉल्व करते हो। आज का लास्ट सम है। सबसे पहले तो सैलरी निकालना आप लोगों को, तो सैलरी का अमाउंट आप लोग मेरे को बताइए कि कितना होगा इसका, जिसका अपन को 15%, 7.5% या 10% या जो भी करना है।
तो इसका सैलरी का अमाउंट कितना है आप लोगों का? इसमें आपको मॉनेटरी जो मतलब पैसे में जो भी मिल रहा है सारा टैक्सेबल है तो इंक्लूड किया जाता है सैलरी में। तो 36,000 रुपया इंक्लूड किया जाएगा, 4,800 भी इंक्लूड किया जाएगा, 6,000 भी इंक्लूड किया जाएगा, कमीशन जो मिला है 4,000 वो भी इंक्लूड किया जाएगा, और कंपनसेटरी अलाउंस सिटी का वो भी इंक्लूड किया जाएगा। सबको मिला के कितना होगा? 36 4 40 40 प्लस 6 46 50 53 54 400 54,400 क्या होगा इसका टैक्सेबल? बेसिक सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। इसके ऊपर 15% लगाना है, 10% लगाना है, या 7.5 लगाना है, वो डिपेंड करता है क्या पॉपुलेशन है। तो ये पहला ऑप्शन दिया है कि पॉपुलेशन मोर देन 25 लैक्स है, तो इस केस में कितना परसेंट हो जाएगा? मोर देन 25 लैक्स है तो इस केस में 15% टैक्सेबल होगा ना। परफेक्ट है, 15% मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेस देन 10 लाख है तो कितना परसेंट टैक्सेबल होगा? 7.5। राजू जी आप शायद भूल रहे हैं, 7.5% है। 7.5, 10 और 15 इसमें बिटवीन 10 to 25 है तो 10% टैक्सेबल हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड 16,000 का सोफा दिया गया है, उसको फर्नीचर और सोफा रेंट पे दिया गया है, तो फर्नीचर का कितना टैक्सेबिलिटी आएगा और सोफा का कितना टैक्सेबिलिटी आएगा? फर्नीचर का कितना टैक्सेबिलिटी आएगा और सोफा का कितना आएगा? जल्दी बताइए आप लोग। सोफा का परफेक्ट है लक्ष्मी, लेकिन फर्नीचर का 10% मेरे लिए टैक्सेबल होगा इस साल। हर साल 10% के हिसाब से टैक्सेबल होगा, मतलब 1,600 रुपया मेरे लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि फर्नीचर तो मैं ईयर टू ईयर यूज़ करता रहूँगा ना, तो हर साल 10% टैक्सेबिलिटी उसका आएगा। और सोफ़ा का जो रेंट है उसको मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, तो 3600 रुपया सोफ़ा का आ जाएगा। फर्नीचर का कितना आएगा? 1,600 रुपया। इस तरह से अपना रेंट फ्री एकोमोडेशन प्लस फर्नीचर का वैल्यूएशन किया जाता है। अब इसके बाद थोड़े से चीज़ें बची है सैलरी चैप्टर में, जैसे कि हो गया एक तो मोटर कार का, एक मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह का, एक अपना बचा प्रोविडेंट फंड, और एक दो चीज़ और बचा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे वाहियात चैप्टर है सैलरी, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिटेन करना है। तो अपन कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में आधा घंटा अपन थोड़ा सा इस पे फोकस करें, और बाकी इसका सम्स वगैरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों के पास यदि बुक्स वगैरह है, नहीं तो हम भी प्रोवाइड कर देंगे आपको सम्स। ये चैप्टर यदि अपन ने अच्छे से कर लिया तो बाकी चैप्टर बहुत आसान है। इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन रिटेन करना जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ का कैलकुलेशन है। होप सो आपको क्लास में आज समझ में आएगा। थोड़ा मैं फास्ट चला था, क्योंकि आज सिंपल ये था कि आपको जितना मिला है उसमें से वो लेस कर दीजिए, लेकिन एक बार आप नोट्स गो थ्रू कर लोगे तो आप लोग जल्दी से अंडरस्टैंड कर लोगे। ओके राजू जी, आप अनम्यूट कर देते हैं। अब किसी का कोई भी क्वेरी है तो मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ, वो लोग पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी है तो। हाँ राजू, अनम्यूट कर दिया आपको, बोलिए। हेलो। हाँ राजू जी बोलिए। हेलो। हाँ राजू जी। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून राजू, बोलिए। सर मतलब हम जहाँ तक जानते हैं कि इनकम जो होता है उससे एक्सपेंसेस लेस होकर वो टैक्स देना पड़ता है हम लोग को इनकम टैक्स में। हाँ हाँ तो अभी जो एक्सपेंसेस आप जो समझाए हाँ आज हम लोग को, हाँ हाँ। तो उसमें दिखा रहा है कि पूरा नहीं टैक्सेबल होगा, कुछ एग्जिम होके बाकी टैक्सेबल होगा, यही आप समझाए। तो हमको यही पूछना है कि मेरा जो एक्सपेंसेस है वो तो एक्सपेंसेस ही है, वो पूरा हो या आधा, तो एक इसके सेकंड, ऊपर टैक्स हम क्यों देने जाएंगे? मैं बताता हूँ आपको एक्चुअल में एक्सपेंस क्या हो रहा है। आप हम्म, क्या करते हो, पहले इनकम अर्न करते हो, उस पर टैक्स देते हो, उसके बाद आप एक्सपेंस करते हो, ऐसा ही हाँ होता है। हाँ हाँ लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर आपका आपके बिहाफ पे एक्सपेंस कर रहा है, जैसे कि आपका सर्वेंट का एक्सपेंस दे दिया, आपका फोन बिल का दे दिया, या आपको कुछ और एक्सपेंस दे दिया।
एक्चुअल में अच्छा होना क्या चाहिए था कि पहले आप इनकम अर्न करते, उस पर टैक्स देते, उसके बाद एक्सपेंस करते। ऐसा नहीं हो रहा अच्छा। है। एम्प्लॉय पहले आपको एक्सपेंस बियर कर रहा है, तो एक्सपेंस हाँ जो बियर कर रहा है वो आपका टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन आपने उन्हें उसमें से कुछ पैसा दिया है, तो वो हाँ टैक्सेबिलिटी में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका इनकम टैक्सेबल होगा, तभी तो आपका इनकम है। इस वजह हाँ, से वही वही वो पैसा टैक्सेबिलिटी में नहीं आता है। जो अच्छा अच्छा। जो लेकिन जो आपको बेनिफिट मिला है उस पे तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। हाँ, वो जो बेनिफिट मिला वो तो वन टाइप ऑफ मेरा इनकम ही है। हाँ, इनकम है ना, क्योंकि यदि वो एम्प्लॉयर पे नहीं करता तो आपको पे करना पड़ता। हाँ, हमको पे करना पड़ता इस मेरा वजह वो से वो, एक्सपेंसेस। हाँ, अच्छा, वो जब हम पे करता वो तो एग्जेम्प्टेड रहता, वो तो हाँ, टैक्सेबल नहीं होता। वो टैक्सेबल नहीं, वो तो एक्चुअल में आप टैक्सेबल इनकम में से ही तो कर रहे हो ना, जो भी आप अर्निंग कर रहे हो उसमें ही टैक्स लग रहा है, उसके बाद हाँ आप एक्सपेंस कर रहे हो, वो तो कॉमन है ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ओके। सर। और किसी का कोई भी क्वेरी है तो अभी कर सकता है, अभी अपने पास थोड़ा टाइम भी है, 15-20 मिनट का। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में अब्रोड वाला एक बार रिपीट कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। अब्रोड में सिंपल सा देखो, दो चीजें देखी जाती है, एक तो अब्रोड जाने का खर्चा, मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और दूसरा अब्रोड में रहना, प्लस उसका क्या होता है दूसरा, इलाज का खर्चा। तो जो भी वहाँ इलाज हो रहा हो, जो रहने का खर्चा है, जितना भी हुआ है वो रिम्बर्समेंट, उस वो अमाउंट, और मैक्सिमम आरबीआई कितना आपको परमिट करता है। आरबीआई का होता है कि ये इलाज करने के गए हो तो इतना आपको इसका एक्सपेंसेस बियर हो सकता है मैक्सिमम, तो उससे ज़्यादा आपको उसका एग्जम्पशन नहीं मिल सकता, तो बाकी जो आपको मिला वो टैक्सेबिलिटी में आपका आ जाएगा। अपने जो केस में था कि 80,000 रुपया टोटल उनको रिएम्बर्समेंट हुआ एम्प्लॉयर से, लेकिन आरबीआई का परमिट था कि 75,000 तक ही एक्सपेंस हो सकता है, तो जो 5,000 एक्स्ट्रा हुआ वो मेरा टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा। और ट्रेवलिंग के केस में क्या होता है कि मेरा ग्रोस इनकम देखा जाता है कि 2 लाख से कम है, तब मेरे को ट्रेवलिंग का भी एक्सपेंस का एग्जामेशन मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। लेकिन आज के सिनेरियो में देखोगे 2.5 लाख तक तो वैसे ही एग्जाम है इनकम, तो 2 लाख यदि मेरा इनकम लेस होता है उसके बाद ट्रेवलिंग का मिलता है तो क्या ही हो जाएगा, वो वैसे ही एग्जाम होना है, तो वो रेलिवेंट रहा नहीं आज के टाइम में। हाँ, लेकिन 10 साल से ऐसे ही चला आ रहा है, जब इनकम 50,000 के ऊपर टैक्सेबल था तब ये रेलिवेंट था, लेकिन आज के हिसाब से कोई रेलिवेंट तो रहा नहीं है। और किसी का कोई क्वेरी है? अभी अपन ने देखो 5 पढ़े हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसके बाद 12 पढ़े अलाउंस अंडर सेक्शन 14A, जहाँ पे अपन अलग अलग एरिया बेस कॉमन अलाउंस और आर्म फोर्स अलाउंस पढ़े। आज पढ़े थे अपन ने प्रक्यूटीज, कि आपको एम्प्लॉयर बेनिफिट दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा, कुछ बेनिफिट्स दे रहा है, तो उस बेनिफिट का वैल्यूएशन कैसे करोगे आप। जैसे कि आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया, यदि वो रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको नहीं देता तो क्या आपका खर्चा नहीं होता, क्या आप घर लेते ही नहीं। ऑब्वियस सा बात है, आपका खर्चा होता है, लेकिन वो एम्प्लॉयर बेयर कर लेता है। लेकिन यदि आपका खर्चा होता है तो आप खर्चा कैसे करते हो, पहले तो आप इनकम करते हो, उस पर टैक्स देते हो, उसके बाद खर्चा करते हैं आप। लेकिन एम्प्लॉयर डायरेक्टली कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है, जो खर्चा कर रहा है वो आपके टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तभी तो आपका एक्चुअल वैल्यू आएगा ना कि आप कितना अर्न कर रहे हो। इसमें अपन ने क्या एक तो सीखा था, फ्री अपन को मिला एकोमोडेशन या कोई फर्नीचर वगैरह फ्री में मिला तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा कि यदि आपको लोन कंस्ट्रक्शन रेट में मिला हुआ है तो उसका बेनिफिट का इंक्लूड कैसे करेंगे अपन। उसके बाद अपन ने देखा एडुकेशन वगैरह आपको फ्री में मिल रहा है तो उसका आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। उसके बाद आपका हो गया ट्रेवलिंग वगैरह आपको फ्री में मिल रहा है या कंस्ट्रक्शन रेट में मिल रहा है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और यदि आप ऑफिस पर्पज़ के लिए कहीं ट्रेवल कर रहे हो लेकिन साथ में फैमिली वगैरह को लेके जा रहे हो तो उसका जो टैक्सेबिलिटी होगा वो कैसे करेंगे। उसके बाद गिफ्ट वगैरह हो गया, क्लब मेंबरशिप हो गया, या सर्वेंट का हो गया, या फूड बिवरेज वगैरह, मतलब जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो आपकी इनकम में इंक्लूड किया जा रहा है। कितना पार्ट किया जा रहा है, 90% केसेस में क्या हो रहा है, जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो टैक्सेबल हो रहा है। लेकिन जैसे ऑफिस का लंच हुआ वहाँ पे 50 रुपये के ऊपर है तो आपके इनकम में इंक्लूड किया जा रहा है। वैसे कोई गिफ्ट वगैरह यदि काइंड में मिल रहा है तो 5,000 के ऊपर है तब वो टैक्सेबल है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं है। यदि कैश में मिल रहा है तो पूरा टैक्सेबल है। वैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह का जो है, जो आपका पेमेंट है वो टैक्सेबल, यदि वो ऑफिस पर्पज से कुछ हो रहा है तो वो लेस हो जाता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड पूरा प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए कि ये ऑफिस का था, ये आपका पर्सनल था। तो मेनली आप देखोगे ब्रॉड लेवल पे तो क्या क्या हुआ, एक तो आपने जो अर्न किया वो इनकम टैक्सेबल होगा, और दूसरा जो आपको बेनिफिट मिला
यदि वो बेनिफिट नहीं मिलता तो आपको अपने पॉकेट से देना पड़ता था, इस वजह से वो भी आपके इनकम में इंक्लूड किया गया है। जब कहीं पे भी आप लोग काम करते हैं या कोई आपके आसपास में कोई भी ब्रदर सिस्टर या आपके फ्रेंड्स काम करते हैं बड़ी कंपनी में, तो उनको इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं, एक्चुअली मिलते हैं उन लोगों को, कि उनको फ़ोन का बिल का पैसा मिल जाता है या नेट कनेक्टिविटी का पैसा मिलता है, आने जाने का पैसा मिलता है, कहीं रहते हैं उनका पैसा मिलता है। तो उस समय आपको ये समझ में आएगा कि आपको इनकम टैक्स में किस तरह से इसका बेनिफिट भी मिल सकता है और कौन कौन सी चीज़ें आपको टैक्सेबल होगी। तो अपन ने ऑलमोस्ट सैलरी चैप्टर 80% कवर कर लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपन को रिटेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे कैलकुलेशंस वगैरह है। एक दो बार और रिपीट करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको याद तो है, लेकिन हाँ, जब क्वेश्चंस वगैरह करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी अपना सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद इसका रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, ये चैप्टर होने के बाद ITR 1 होता है इसका, वो कैसे फाइल किया जाता है वो भी अपन प्रैक्टिकली समझेंगे, तो और आपको क्लियरिटी इसमें आ जाएगा। हाँ हाँ, वो मेरा ही नंबर है, स्किल शॉट बोल के जो नंबर आ रहा है वो मेरा ही नंबर है। तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मैसेज वगैरह कर सकते हैं, मैं उस समय फ्री रहूंगा तो कॉल कर लूंगा, अदरवाइज जब मेरे को रेलिवेंट टाइम लगेगा तो मैं आपको पूछ लूंगा, इस समय कॉल कर सकता हूँ, तो उस समय अपन बात कर लेंगे। होप सो आज का क्लास ज़्यादा बर्डन वाला नहीं था, क्योंकि ये चैप्टर में थोड़ा बहुत है इश्यू, क्योंकि सारा चीज़ रिटेन करना है। आगे वाले चैप्टर में इतना नहीं है, बहुत अच्छा लॉजिकल चैप्टर से आराम से कवर हो जाएगा। कोई भी आप लोगों को इश्यू या कोई सजेशन हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। मेरा नाम सुमित है, राजू जी, मेरा नाम सुमित। लक्ष्मी, नेहा, सत्यम, कोई आपको क्वेरी वगैरह है तो आप लोग अभी बता सकते हैं। ओके, आपका कोई क्वेरी वगैरह नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं अपन वेडनेसडे को। उससे पहले मैं ट्राई करूंगा कि आपको सैलरी का कुछ टेस्ट वगैरह दे दूं, ताकि आप लोग जितना हुआ है वो एक बार वापस रिपीट कर ले। चलिए, बाय एवरीवन, टेक केयर।